हम्म। तो बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं बैंकिंग। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड वाले हीरो, ये मच्छर है इधर, अच्छे से आप लोग ध्यान देना। ठीक है ना, आईसीएसई बोर्ड का मैं 10th का आप लोग को बताऊंगा। ठीक है ना, बैंकिंग चैप्टर है जो कि चैप्टर नंबर 2 है। 9th तो जो हुआ सो हुआ, अभी 10th का बहुत ही ध्यान से समझेंगे। और पहले बैंकिंग के बारे में हम समझते हैं कि एक्चुअल में बैंकिंग होता क्या है। ठीक है ना, बैंकिंग पहले समझेंगे डिटेल में कि बैंकिंग एक्चुअल में है क्या चीज़। ठीक है ना, देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बैंकिंग, क्या है, क्या ये बैंकिंग है क्या चीज़, तो देखो, बैंकिंग रेफर्स टू द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ठीक है ना, डिपॉजिट्स, लेंडिंग मनी एंड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज अ क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एंड पेमेंट्स प्रोसेसिंग। समझ में आया? मतलब क्या करता है इसमें, एक्चुअल में होता क्या है। देखो, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, समझ में आया, तो आप कहाँ जाओगे? बैंक में जाओगे। बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा कि हाँ ये फला आदमी है। ठीक है ना, इसको क्या चाहिए, लोन चाहिए या फिर इसको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो बैंक पहले मुझे ध्यान से देखेगा। ठीक है ना, कि हाँ ये कैसा आदमी है, कहाँ का आदमी है, इसका सिविल स्कोर क्या है, ये बैंक से अगर कुछ पैसे लेता है, ठीक है ना, तो फिर वापस ये कर देगा कि नहीं कर देगा, ये सारा चीज़, ठीक है ना, बैंक के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, क्रेडिट करना है, क्रेडिट भी कर सकते हो। ठीक है ना, कुल मिला जुला के अगर आपको लोन लेना है वो भी ले सकते हो। ठीक है ना, डिपॉजिट करना है, अगर आपको पैसे जमा करना है वो भी कर सकते हो। ठीक है ना, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर डिपॉजिट हम बैंक में ही क्यों करें, बैंक के अकॉर्डिंग क्यों करें, घर पे भी तो पैसे रख सकते हैं। ठीक है बाबू, घर पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो घर पे अगर आप जो मनी रखोगे, इससे मिलेगा क्या तुमको? अगर मान लो थोड़ा बहुत है तो थोड़ा बहुत चलता है भाई, उतना सभी लोग रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मान लो 10-15 लाख रुपए अगर घर पे रख दोगे तो उससे क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। उस पर काकरोच घूमेंगे, चूहे घूमेंगे, चूहा हुआ काट देगा पैसे को। समझ में आया? नोट की गड्डी पे काकरोच, मच्छर, ये सब बैठेंगे। भाई पैसा है, उसको बैंक में रखोगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ लोग बोलेंगे सर इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा तो टैक्स भी लगेगा, बैंक जान जाएगा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। तो ठीक है, आप घर पे रख सकते हो, लेकिन अगर पकड़े गए तो वो इलीगल जो है एक्टिविटी में आता है। अगर घर पे पैसे रखोगे, बहुत ज़्यादा कैश रखते हो, और अगर आप पकड़े जाते हो तो क्या होगा? इससे जो है आपका जेल भी तय हो सकता है, जेल में भी जा सकते हो। ठीक है ना, तो इसलिए बैंक में ही रखना बेहतर रहेगा। बातें समझ में आया? अच्छा, बातें तो ठीक है सर, बैंक में फिर रख सकते हैं। ओके, घर पे रखेंगे तो भाई इनकम टैक्स वगैरह का अगर कभी छापा पड़ गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है ना, जेल जुर्माना सब लगेगा। ओके, बैंक्स एक्ट एज फाइनेंशियल, ठीक है ना, इंटरमीडियरीज हेल्पिंग इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट्स मैनेज, ठीक है ना, मैनेज मनी, कंडक्ट ट्रांजेक्शन एंड एक्सेस क्रेडिट। ये सारा काम किसका होता है? बैंक का होता है। सारी चीज़ों को बैंक मैनेज करता है, देखता है। ठीक है ना। अच्छा, अब बात ये आता है कि थोड़ा सर और आप बता दीजिए डिटेल में कि बैंक का फंक्शन क्या है, क्या करता है बैंक। ठीक है ना, तो देखो फंक्शन साफ, अगर हम बैंक की बात करेंगे, ठीक है ना, तो काम तो वैसे इसका बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 4-5 पॉइंट हम डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है ना, देखो
पहला चीज़ है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप आराम से लेकर जा सकते हो, बैंक के पास लेकर जाओगे, अकाउंट होगा तो आपके अकाउंट में वो पैसे को डिपॉजिट कर देगा, जमा कर देगा। अगर अकाउंट नहीं है तो आपका अकाउंट ओपन करके और उसमें आपके पैसे को डाल देगा, आपको एटीएम कार्ड वगैरह सब कुछ दे देगा, पूरा बैंकिंग सिस्टम आपको दे देगा। आप फ़ोन से ही सारा काम कर सकते हो, मोबाइल फ़ोन। समझ में आया? मतलब बैंक्स कलेक्ट मनी फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। अब समझो आपसे, तो आप समझो कमाने वाले हो, ठीक है ना, आपके पास इनकम आ रहा है, आप आराम से बैंक में जमा कर सकते हो। आपका कोई बड़ा सा बिजनेस है तो बिजनेस से भी ढेर सारा अगर इनकम आ रहा है तो आप उसको भी क्या कर सकते हो, बैंक में जमा कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर उसको चाहो तो पैसे को क्या कर सकते हो, करेंट अकाउंट में भी रख सकते हो या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट। इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी है, आपको जैसे चाहते हो उस हिसाब से बैंक आपकी हेल्प करेगा। आप उस हिसाब से अपने पैसे को बैंक में जमा कर सकते हो, रख सकते हो। मतलब बैंक का काम ही होता है पैसे को डिपॉजिट करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है ना। सेकेंड थिंग्स, लेंडिंग मनी। समझो आप चाहते हो कि सर मेरी हालात थोड़ा बहुत ख़राब चल रहा है, ठीक है ना, मुझे पर्सनल लोन की ज़रूरत है, कहीं से मुझे थोड़ा सा लोन मिल जाता तो जो मेरा ऐसे ग्राफ जो चल रहा है, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ सर, ठीक है ना, तो बैंक आपको पैसे दे देगा, पर्सनल लोन। पहले आपको देखेगा कि मतलब हाँ ये भाई साहब मेरा रिटर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर बैंक को लगेगा कि नहीं रिटर्न नहीं कर पाएंगे तो नहीं भी देगा, वो उसकी मर्जी है, ठीक है ना। लेकिन इतना जान लो, हाँ आप जो है जा सकते हो बैंक के पास, आप जो है लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो आपको लोन दे सकता है, ठीक है ना। बिजनेस मान लो आप कोई करना चाहते हो या फिर कोई कमर्शियल पर्पचेज के थ्रू अगर आप कोई लोन लेना चाहते हो कि मैं चाहता हूं सर कि मेरा अच्छे से बिजनेस कोई सेटअप हो जाए, या फिर कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर आप लोन मांगते हो, तो बैंक की इच्छा पर डिपेंड करता है और आपका सिविल स्कोर आपके क्वालिटी पर, आपके कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं, ठीक है ना। आपको लोन इजीली वो दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में लोन आपका पास हो सकता है, ठीक है ना। तो आप अपने बिजनेस को सेट कर सकते हैं। ये सब काम क्या होता है, बैंक का होता है। इसके बाद पेमेंट ट्रांजेक्शन, मतलब जितना भी आप ऑनलाइन, जैसे कहीं समोसा भी खाया ना 10 रुपये का, तो क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन से ही दे देते हैं, गूगल पे, बोलते हैं गूगल पे कर दो, जी पे कर दो, ठीक है ना। आपको क्या लगता है कि ये जो जी पे है, ये जो है गूगल आपके अकाउंट से पैसे काट के दे देता है? अरे नहीं भाई, अगर बैंक चाहेगा ना कि नहीं इनके अकाउंट से पैसे नहीं काटने हैं, तो जी पे की बस की बात नहीं है कि आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो जाएगा। समझ में आया? आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ होता है, सिक्योर होता है, कोई उसमें जब तक आप गलती नहीं करेंगे आपका अकाउंट बिल्कुल जो है सुरक्षित है, एकदम सेफ है, ठीक है ना। ये सारा काम कौन करता है, मनी ट्रांसफ़र का काम बैंक ही करता है। जितने भी ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं या फिर डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो देता है, ये सब काम किसका होता है, बैंक का होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं अगला, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अब आप चाहते हो कि सर हम थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि आगे मुझे मेरी शादी करनी है, ठीक है ना। तो क्या कर सकते हो, अपने लिए, अपनी शादी के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। वो कहाँ इन्वेस्ट करोगे, बैंक में, ठीक है ना। आप बैंक से जाके बोलोगे सर मेरा एक म्यूचुअल फंड जो है बना दो, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट कर दो, ठीक है ना, या फिर कोई बॉन्ड आप लेना चाहते हो, तो वो सब आपको ढेर सारे मतलब आपको बताएगा स्कीम, जो आपको स्कीम अच्छी लगती है उस स्कीम के अकॉर्डिंग आप पैसे को क्या कर सकते हो, बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो। बैंक आपको उस हिसाब से क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, ठीक है ना, ताकि आपकी शादी तक आपको पैसे ढेर सारा मिल जाएगा। मतलब चाहे अपनी करो चाहे अपने बच्चों की करो, बात एक ही है, ठीक है ना। या फिर शादी नहीं तो कोई मान लो पढ़ाई लिखाई के लिए, एजुकेशन के लिए भी मिलता है, ठीक है ना। अदर चीज़ों के लिए भी लोन आराम से आपको, लोन नहीं, इन्वेस्ट आप कर सकते हो, यानी कि सेविंग कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला हम समझते हैं फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज। जैसे कभी कभी होता है कि हम समझो किसी अदर कंट्री में गए हुए हैं, ठीक है ना, वहाँ पैसे कमा रहे हैं,
ओके। और मुझे अभी मान लो कि किसी ऐसे कंट्री में हम काम कर रहे हैं जहाँ पर डॉलर चलता है, ठीक है ना, तो अभी ये डॉलर का हम क्या करेंगे, ठीक है ना, तो डॉलर को एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में डॉलर लेकर आओगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है ना, उसको आपको रुपीज़ में करना पड़ेगा, ठीक है ना। सब्जी लेने जाओगे तो डॉलर लेकर जाओगे तो सब्जी वाला आपका डॉलर थोड़ी लेगा, कहेगा ये कहाँ से लेकर आए हो भाई, ठीक है ना, मुझे 10 रुपये का नोट दो, ओके, रुपीज़ चाहिए। तो बैंक का काम होता है ये पैसे को, आपका जो अमाउंट होता है जब आप ट्रांसफ़र करते हो वहाँ से, तो आपका जो अमाउंट होता है वो कन्वर्ट हो के किस में आ जाता है, रुपीज़ में आपको कंट्री में मिल जाता है। यानी कि ये जो है फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज का भी काम करता है, मतलब दे हेल्प विद करेंसी एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। बातें समझ में आया? ये सारा क्या है, बैंक का काम है। अच्छा सर, ये सब चीज़ें तो समझ में आया, लेकिन बैंक हमें इतना इंटरेस्ट देता है, ठीक है ना, इतना सारा काम करता है, इतने सारे वर्कर उसमें लगे हुए, तो वो हैंडल कैसे करता है, मतलब उसका इनकम का सोर्स क्या है, कहाँ से इनकम आता है। देखो बाबू, अगर हम इनकम की बात करें तो उसके बहुत सारे इनकम के सोर्स हैं, ठीक है ना। जो यहाँ पर कुछ हमने लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहला सबसे बड़ा जो इनकम का सोर्स है वो है इंटरेस्ट, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा वो इंटरेस्ट कमाता है। समझ में? आप बोलोगे सर इंटरेस्ट कमाता है कैसे, ये कैसे हुआ? देखो, अगर आप जो है किसी बैंक से लोन लेते हो, अभी मैंने बताया ना बैंक से हम लोन भी ले सकते हैं, तो समझो अगर हम उससे 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज़ का अगर मैं उससे लोन लेता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि 1 साल बाद जब हम बैंक को रिटर्न करने जाएंगे ये 1 लाख, भाई रिटर्न तो करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, पुलिस आके मारेगी 2 डंडा, ठीक है ना, तो ये देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए जब 1 साल बाद आप रिटर्न करने जाओगे तो आपको क्या लगता है कि खाली 1 लाख रुपीज़ दे देंगे बस हो गया मेरा काम, छुट्टी? ऐसा नहीं होता है। 1 लाख रुपए तो दोगे ही, प्लस आप क्या दोगे, उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब जब आप लोन लोगे तो उस टाइम बैंक बोलेगा कि देखो भाई, हम तुमको 1 लाख रुपए तो दे रहे हैं, मिनिमम तुम्हारे ऊपर 12% पर एनम का मैं क्या लगाऊंगा, इंटरेस्ट लगाऊंगा। यानी कि हर साल तुमको 12% लोन का जो है मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि यही पैसा जो है भैया आपका बढ़ के 1 लाख तो रहेगा ही, ये तो देना ही देना है, वो तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है। और आपको कितना देना पड़ेगा, 12,000 प्लस, ठीक है ना। सो यू विल पे 1 लाख प्लस 12,000, मतलब 1,12,000 आपको पे करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये उसका क्या हुआ, इनकम। अब बोलोगे सर 1 लाख से 12,000 कर लिया तो बस यही उसका इनकम होगा, इतने में वो क्या कर लेगा? भाई आप ही थोड़ी हो अकेले, करोड़ों, ठीक है ना, करोड़ से भी ज़्यादा लोग लोन लेते हैं हर साल। समझ में आया? तो बहुत सारे लोग लोन लेते हैं। अरे 150 करोड़ पॉपुलेशन है भाई इंडिया का, हल्के में ले रहे हो क्या? ठीक है ना। तो सोचो, बैंक अगर मान लो कि एक आदमी से वो मिनिमम 5,000 भी अगर कमाता है 1 साल में, तो आप ऐसे हिसाब किताब लगा लो ना कि टोटल जो पॉपुलेशन है अगर उसमें से 50 लाख लोग भी लोन ले रहे हैं तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, 5,000 से मल्टीप्लाई कर दो, खुद ही पता चल जाएगा। लेकिन 50 लाख थोड़ी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, ठीक है ना, और पे करते हैं हर साल। क्लियर हुआ कि नहीं? ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है अगर ऐसे आप देखो तो, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। अब ज़रा सुनो, जब आप जो है किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर किसी भी टाइप्स का अगर आप
अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर सेविंग अकाउंट है आपका तो 2 से 3% या 3 से 4% बहुत है, 4% बहुत मिल जाएगा ना, तो 3 to 4% के अराउंड आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है ना। फिक्स्ड डिपॉजिट अगर करते हो आप तो बहुत मिल जाएगा, तो 7 से 8% के अराउंड आपको मिलेगा। सोचो, आपको केवल इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा अगर आप डिपॉजिट करते हो बैंक में, और बैंक से जब लोन लेते हो तो एटलीस्ट 12% आपको देना ही देना है, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बैंक का इनकम होता है। बैंक, ये मत समझना कि बैंक आपको इंटरेस्ट घर से देता है, घर से नहीं देता है, बैंक उससे काम करता है। बिल्कुल ऐसा ही समझो कैसे वो बैंक काम करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हम जो है, हमने जो है किसी से 1 लाख रुपए ले लिया, मैंने किसी से 1 लाख रुपीस ले लिया, ठीक है। 1 लाख किसी से रुपीस ले लिया, ठीक है, और इसको हमने किसी एक पर्सन को दे दिया। मैंने उसको बोल दिया कि देखो भाई, हम तुमको ना, मुझे तुम ये 4 साल के लिए ये मुझे मेरे पास पैसे रहने दो, मैं तुमको 1.5 लाख या 1.5 लाख मैं तुमको क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। कितने टाइम बाद? 4 ईयर, ठीक है ना। हम सोचेंगे हाँ स्कीम अच्छा है, मान लो कि 1 लाख का हमारा 150 हो जाएगा, ओके। और हमने, ठीक है ना, हमने जो है उससे पैसे ले लिया, कितना? 1 लाख, और हमने उसको बोल दिया कि भाई तुमको 1.5 लाख हम रिफंड कर देंगे। अब इस पैसे का हम क्या करेंगे? इस पैसे का हम क्या करेंगे? इस पैसे से या तो हम बिजनेस करेंगे, ठीक है ना, या फिर हम भी कहीं ऐसे प्लेस पर इन्वेस्ट करेंगे जहां से मुझे इस पैसे का डबल मिल जाए, यानी कि 2 लाख मिल जाए, ऐसा करेंगे, ठीक है ना। बैंक बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जो आप पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हो ना, वो पैसे को वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है और उससे और ज़्यादा पैसा बनाता है, और ज़्यादा मनी बनाता है, समझ में आया। और ज़्यादा मनी बनाने के बाद उसमें से आपको क्या है, बस कुछ दे देता है, कुछ अपने पास रख लेता है। अब समझो हमने कि ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहाँ से मुझे कितना मिल गया, 2 लाख मिल गया। 2 लाख में से मैं क्या करूँगा, 150 उनको दे दूँगा। बैठे बिठाए मुझे 4 साल में 50,000 मिला ना। क्या किया मैंने, बस उनसे लिया था, एक जगह हमने भी कुछ नहीं मिला, सोना ही खरीद के, गोल्ड खरीद के रख दिया, गोल्ड बाई करके रख दिया, तो भी डबल तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। 4-5 साल में हो जाता है इजीली, ओके। और उसको सेल करके और ले लिया प्रॉफिट। कुछ नहीं मिलेगा तो भी कुछ मिलेगा, मतलब 20-25 हज़ार रुपये कैसे भी मिल ही जाएंगे, डबल नहीं होगा तो भी, ठीक है ना। ऐसे बैंक काम करता है, समझ में आया। अब उसमें क्या करता है, मान लो हमको 8%, 7 to 8% मुझे देगा अगर मैं डिपॉजिट करता हूँ बैंक में। तो आप लोन लेने जाओगे बैंक से तो आपको 12% के हिसाब से वो इंटरेस्ट लेगा है आपसे, तो भी तो 4% का उसको प्रॉफिट हुआ ना, 4% का उसको प्रॉफिट हुआ, 4,000 अपने पास रखेगा। ये सब काम होता है बैंक का, ठीक है ना। और हाँ, इन्वेस्ट तो करता ही करता है, ठीक है ना। नॉन इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करो, जैसे बहुत सारे सर्विस चार्ज, जैसे अगर आप एटीएम कार्ड वगैरह रखते हो अपने पास, ठीक है ना, तो एटीएम कार्ड का भी वो क्या करता है, चार्ज लेता है, कई सारे कमीशंस वगैरह भी लेता है, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज या फिर ट्रांजेक्शन में भी वो इनकम कर ही लेता है, ठीक है ना। ऐसे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में भी वो क्या है, अपना चार्ज जोड़ के वो ले लेता है, ठीक है ना। बहुत सारे जैसे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट गेन्स हो रहा है, कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट, उसमें भी क्या है, आपसे कुछ न कुछ चार्ज ले लेता है, ठीक है ना। अदर सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, जैसे रेंट एंड लीजिंग, ये सब उसका क्या है, बैंक का इनकम का सोर्स है, ठीक है ना। इसके बाद आपका टॉपिक है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जो कि बैंक के अंडर में ही ये अकाउंट आता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम डिटेल में अगले क्लास में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।